बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ शियर ऑन बार फोर्सेस एंड लोकेशन ऑफ बार कट ऑफ पॉइंट्स। हमारा अगर फर्स्ट लेक्चर आप इस टॉपिक पे देखें तो हमने कहा था 4 मेजर फैक्टर्स हैं जो इस सारे कट ऑफ पॉइंट को डिसाइड करने में हमें गवर्न करते हैं, गाइड करते हैं। सो उसमें हमने देखा था फ्लेक्चुअल टेंशंस की हमने बात कर ली है डेवलप, और इफेक्ट ऑफ शियर्स की हमने अभी डिस्कस करना है कि फ्लेक्चरल जो टेंशन है, रीबार में जो टेंसाइल फोर्स है वो फ्लेक्चर की वजह से प्रोड्यूस होती है एंड शियर हैज़ आल्सो सम इफेक्ट ऑन दैट फ्लेक्चरल टेंशन। सो लेट्स डिस्कस द इफेक्ट ऑफ शियर्स ऑन इफेक्ट ऑफ शियर ऑन बार फोर्सेस एंड लोकेशन ऑफ बार कट ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, इससे पहले हमारे शेयर का टॉपिक हमने डिस्कस किया था। लेट मी शो यू दैट पार्ट। ये हमने डिस्कस किया था जिसमें हमने इंटरनल फोर्स इन अ बीम विदाउट स्टेरअप्स और फिर हमने विद स्टेरअप्स के अंदर डिस्कस किया था, लेकिन अभी मैं जस्ट रिकॉल करवाने के लिए ये मैंने ओपन किया है। इसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे T2 वाली लोकेशन पे जो फोर्स है, इट इज़ ड्यू टू द इंक्लाइन क्रैकिंग इट बिकम्स इक्वल टू M2 और M1 ओवर JD, or M1 could be greater than M2। so इस वजह से जो यहाँ पे फोर्स है यहाँ पे टेंसाइल फोर्स है T2, it may be governed by a moment at some different location and that moment could be larger than the moment at this location। so ये हमने डिस्कस किया था, सारा लेक्चर आपको पता है, हमने डिस्कस किया हुआ है। so because of that होता ये है कि एक तो फ्लेक्चर की वजह से इसमें टेंशन है विच इज़ M1JD, और आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो टेंसाइल फोर्स है इट बिकम्स इक्वल टू मोमेंट एट दिस लोकेशन डिवाइडेड बाय JD, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो टेंसाइल फोर्स है इट इज़ ड्यू टू दी मोमेंट एट दिस लोकेशन, सेम लोकेशन जहाँ पे टेंसाइल फोर्स है, एंड देयर इज सम इंक्रीज इन दिस बार फोर्स ड्यू टू दिस इंक्लाइन क्रैकिंग। और जो इंक्रीज़ है वो डिपेंड करता है, वो इंक्रीज़ अगर तो स्टिरअप बिल्कुल ना हो तो ये जो इंक्रीज़ है बार फोर्स में इट इज़ मच मोर सिग्निफिकेंट, और स्टिरअप्स के डालने की वजह से चूंकि इंक्लाइन क्रैकिंग काफ़ी हद तक अरेस्ट हो जाती है, तो उस वजह से ये जो इंक्रीज़ है बार फोर्स में ये भी रिड्यूस हो जाती है ड्यू टू, क्योंकि वजह इसकी इंक्लाइन क्रैकिंग है। इस वजह से इंक्लाइन क्रैकिंग जब कंट्रोल होगी तो ये जो इंक्रीज़ है ये भी कंट्रोल होगा। बट स्टिल जो ACI कोड है वो इस प्रोविज़न को रखता है कि आपने जो बार में टेंसाइल फोर्स कैलकुलेट करने, यू हैव टू कीप इन माइंड फ्लेक्चरल फोर्स, फ्लेक्चरल इफेक्ट्स एज वेल एज द इफेक्ट ऑफ शियर ऑन दैट बार फोर्स ड्यू टू इंक्लाइन क्रैकिंग। सो डिटेल के लिए आप वीडियो देख लीजिएगा। पार्ट 2 था हमारा, जब हम वीडियो का नाम जो है ना वो पार्ट 2 आखिर में उसके आएगा, जब हम डिस्कस कर रहे थे इंटरनल फोर्सेज इन अ बीम विदाउट स्टिरअप्स। पार्ट 2 जो वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। इस फिगर को देखिएगा, इस फिगर की मदद से मैं ये इफेक्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आपकी बुक से मैंने लिया है। ये बीम है एक जिसको 2 पॉइंट लोडिंग लगाई गई है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, 72 किप्स और 72 किप्स, और ये आपके सामने डिस्टेंस है 2 फीट इनके बीच में डिस्टेंस है, और 6 फीट इस तरफ और 6 फीट इस तरफ, सिंपली सपोर्टेड है। ये आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन गिवन है, D गिवन है, JD इसका गिवन है, लीवर आर्म यानी, और D आपको पता है। सो इसकी जो लोडिंग लगने की वजह से जो फेलियर बिहेवियर है उसको अगर आप थोड़ा सा देखें तो हमें अगर हम रिकॉल करें इसकी जो शेयर फोर्स और शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो आपको पता है इसी शेयर फोर्स जो डायग्राम बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी। ये से ऊपर जाएगी डायग्राम, फिर लेट मी फर्स्ट ड्रॉ लाइन। अगर मैं यहाँ की इसके ऊपर ड्रॉ करूँ जस्ट समझाने के लिए, ये ऐसे ऊपर जाएगा यहाँ पे, फिर नीचे आएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और फिर ऐसे इस तरह से ये रीजन, यानी ये वाला जो रीजन है 0 शेयर वाला रीजन है, यहाँ पे प्योर बेंडिंग मोमेंट है, और ये जो इस तरफ आपको नज़र आ रहा है ये वाला और ये वाला, ये तो इसके शेयर स्पैन्स आप इसको कह सकते हैं। सो ये मैं चाह रहा था आपके माइंड में हो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, शेयर फोर्स की और बेंडिंग मोमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है, वो सिंपली इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगी इसकी, या नहीं, ये मेरी 0 लाइन है ऐसे। ये हमारा कांस्टेंट फ्लेक्चर, प्योर फ्लेक्चर वाला जोन है, और सो ऑन इस तरह से यू नो दिस डिस्ट्रीब्यूशंस। तो इसमें ये जो रीजन है ये प्योर फ्लेक्चर वाला रीजन है, इसमें प्योर फ्लेक्चर क्रैक्स आपको नज़र आ रहे हैं, और जैसे जैसे हम टुवर्ड्स द एंड जा रहे हैं तो आपको पता है फ्लेक्चरल क्रैक लेटर ऑन इट बिकम्स शियर क्रैक, और जैसे जैसे हम सपोर्ट के करीब जाते जा रहे हैं
तो जो फ्लेक्चर वाला इफेक्ट है वो रिड्यूस होता जा रहा है और बीम और क्रैक जो है वो ज़्यादा फ्लैटर होता जा रहा है। बहरहाल ये डिस्कशन हमारी हो चुकी है शेयर के टॉपिक में। हम चूँकि शेयर के इफ़ेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए मैं ये चाह रहा था कि मैं सामने आपको ये बैकग्राउंड आपके सामने रख लूँ। अब हमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की डिस्ट्रीब्यूशन देख ली है। अगर आपको पता है जो टेंसाइल फोर्स है फ्लेक्चर से अगर हम कैलकुलेट करें, जस्ट फ्रॉम फ्लेक्चर इट इज़ गिवन बाय दिस m ओवर t इक्वल टू m ओवर jd। अब जो अगर jd को एज्यूम करें हम कांस्टेंट, तो जैसे बीम्स के अंदर बीम एक्शन में होता है, आर्च एक्शन में तो jd वेरी करता है, बट बीम यानी जो सिलेंडर बीम्स हैं जिनके अंदर जो नॉन डीप जिनको हम कह सकते हैं बीम्स, उन बीम्स में यानी जो नॉर्मली हमारे बीम्स यूज होती हैं उन बीम्स की अगर हम बात करें तो jd इज सफिशिएंटली कांस्टेंट। सो इफ jd इज कांस्टेंट देन द शेप ऑफ, अगर हम प्लॉट करें जैसे हम बेंडिंग डायग्राम प्लॉट करते हैं, इसी तरह अगर हम इस m को प्लॉट करते हैं, इस तरह p को भी अगर हम प्लॉट करें डायग्राम उसकी विद रिस्पेक्ट टू अलोंग द स्पैन ऑफ द बीम, तो उसकी वही शेप होगी जो इसकी शेप होगी, सिर्फ एक स्केल का फर्क होगा, एक फैक्टर का फर्क होगा। 1 ओवर jd टाइम्स m आपका t फोर्स हो जाएगी। तो अब इसके मतलब अगर हम एक कांस्टेंट से हम इसको डिवाइड करते जाएंगे तो हमारे पास ये आता जाएगा, t फोर्स हमारे पास आती जाएगी, t फोर्स की डायग्राम हमारे पास बनती जाएगी। तो जो बेंडिंग डायग्राम की शेप थी वही डायग्राम बनेगी t फोर्स की डायग्राम। t क्या है? बार में फोर्स है। फ्लेक्चरल टेंशन t को अगर आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लेक्चरल टेंशन इन लॉन्गिट्यूडिनल रिइंफोर्समेंट फ्रॉम फ्लेक्चर थ्योरी, यानी फ्लेक्चर थ्योरी से ले रहे हैं ना, m ओवर jd करके कैलकुलेट कर रहे हैं। तो चूंकि इस रीजन में बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है, इस वजह से टी फोर्स भी इस रीजन में कांस्टेंट, यानी बार में एक कांस्टेंट फोर्स है इस रीजन के अंदर 216 किप्स की। और तो ये तो टी की डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी फ्लेक्चरल टेंशन इन लॉन्गिट्यूडिनल रिइंफोर्समेंट फ्रॉम फ्लेक्चर थ्योरी, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन इस तरह की एक और यानी डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन से बना दिया कि एक और मेथड से कैलकुलेट करके डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ऑब्टेन की गई है। उस मेथड को नाम है ट्रस मॉडल। ये स्ट्रट एंड टाई मॉडल को हम ट्रस मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि ट्रस के अंदर कुछ मेंबर्स कंप्रेशन के होते हैं, कुछ टेंशन के होते हैं। तो कंप्रेशन मेंबर के लिए हम स्ट्रट और टेंशन मेंबर के लिए टाई का वर्ड, यानी स्ट्रट एंड टाई मॉडल। ये डीप बीम्स को स्पेशली स्टडी करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होते हैं। ये इस बुक का चैप्टर नंबर 17 है। आपके स्कोप में नहीं आता, अंडरग्रेड के स्कोप में, मास्टर में हम पढ़ते होते हैं स्ट्रट एंड टाई मॉडल में। उस मॉडल के अंदर नहीं जा रहा, यानी आपसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप इस मॉडल को यूज़ करके फ्लेक्चरल टेंशन इन लॉन्गिट्यूडिनल रिइंफोर्समेंट को प्लॉट कर सकें, बट मैं सिर्फ आपके सामने रिजल्ट्स जो है वो रखना चाह रहा हूँ। ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है स्टेप डायग्राम, ये जो डायग्राम है ये प्लॉट है, यही टेंशन फोर्स कैलकुलेट की गई है कि यूजिंग मोर एडवांस्ड मेथड, यानी जो कि रियल वैल्यूज है उसके ज़्यादा करीब जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको ऑब्टेन करने के लिए, यानी मोर रियलिस्टिक मोर करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टी फोर्स यूजिंग अ बेटर मॉडल का ट्रस मॉडल। उससे ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको सामने ये जो स्टेप नज़र आ रहे हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिल जाती है इससे। यानी आपको क्या और कंपैरिजन के तो अच्छा, ये जो बीच में लाइन चल रही है वो इन स्टेप को समझ लें कि जैसे आप एवरेज या ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ना, उस तरह से लाइन ड्रॉ की गई है ताकि आप थोड़ा सा वो ट्रेंड देख सकें इस वैल्यू की। इन कंपैरिजन यही डायग्राम जो आपको ऊपर नज़र आ रही है, यही डायग्राम नीचे आपको ये जो शेडेड नज़र आ रही है ये वाली लाइन, जो कि फ्लेक्चर से क्या सिंपलीफाइड फ्लेक्चर से जो कैलकुलेट की गई थी, यानी टी ओनली ड्यू टू फ्लेक्चर जिसमें इंक्लूडेड था, वो डायग्राम आपको दिखाई गई है। अब आप दोनों को ज़रा कंपेयर कीजिएगा, इस लाइन को और जो ऊपर आपको डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आ रही है इन लाइन्स को ज़रा कंपेयर कीजिएगा, तो आपको नज़र आएगा कि जो टी फोर्स हमारे पास फ्लेक्चर से आ रही है उससे उसके अंदर थोड़ा सा और असल में थोड़ा सा और इंक्रीज भी आता है। और एक इंक्रीज क्यों आता है? ड्यू टू इंक्लाइन क्रैकिंग, और वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों आता है ड्यू टू इंक्लाइन क्रैकिंग। होता यह है कि ड्यू टू इंक्लाइन क्रैकिंग इस जगह पे जो टेंसाइल इस लोकेशन पे जो टेंसाइल फोर्स है, फॉर एग्जांपल इस लोकेशन पे जो टेंसाइल फोर्स है वो गवर्न हो रही होती है, यानी गवर्न होती है ड्यू फ्रॉम
मोमेंट एट सम अदर लोकेशन। अब चूंकि यहाँ पे मोमेंट ज़्यादा है, जैसे अगर हम बिल्कुल शुरू में जो मैंने डिस्कशन की वो अगर आप सामने रख सकें, जो शुरू में कि यहाँ की जो फोर्स है टेंसाइल फोर्स वो गवर्न हो रही हो फ्रॉम अ मोमेंट एट अ डिफरेंट सेक्शन। जो अब चूंकि ये वाला मोमेंट बड़ा है तो इसकी वजह से जो टेंसाइल फोर्स है वो भी बड़ी होगी। तो फाइनली चूंकि ये होगा कि यहाँ पे जो टेंसाइल फोर्स है वो इधर के वाले मोमेंट से गवर्न हो रही होगी। तो जो फोर्स यहाँ की जो टेंसाइल फोर्स है जो आपने फ्लेक्जर से निकाली होगी उसमें थोड़ा सा हम कह सकते हैं दूसरे अल्फाज में कि इंक्रीज आएगा ड्यू टू इंक्लाइंड क्रैकिंग। ये जो इंक्रीज, तो हम इसको सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि बाहर में जो टेंसाइल फोर्स है वो फ्लेक्जर की वजह से तो प्रोड्यूस होती ही होती है, लेकिन जब इंक्लाइन क्रैकिंग होती है तो उसकी वजह से कुछ एडिशनल उसमें टेंसाइल फोर्स भी आ जाती है। अब ये जो इंक्रीज है ये डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा इंक्लाइन क्रैकिंग हुई है, उसकी बेस पे उतना ज़्यादा इंक्रीज होगा। अब इंक्लाइन क्रैकिंग कहाँ पे ज़्यादा होगी? जहाँ पे शेयर फोर्सेज ज़्यादा होंगी। जहाँ शेयर फोर्सेज जीरो होंगी, जैसे ये वाला रीजन है जहाँ पे प्योर फ्लेक्चर रीजन है, वहाँ पे कोई इंक्लाइन क्रैकिंग नहीं है। इस वजह से जो टी फोर्स फ्लेक्चर से आ रही है वही हमारे पास टोटल के बराबर है, यानी यहाँ पे ये इक्वल हो जाते हैं। देयर इज नो इंक्रीज इन द टेंसाइल फोर्स बिकॉज देयर इज नो इंक्लाइन क्रैकिंग। सो जैसे जैसे आप इस तरफ आते जा रहे हैं नियर द सपोर्ट, जहाँ शेयर फोर्स की वैल्यू बढ़ती है और जहाँ इंक्लाइन क्रैकिंग बढ़ जाती है, एंगल भी उसका फ्लैटर हो जाता है, तो उस वजह से वो जो स्टेप का साइज है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। यानी आपको नजर आएगा कि यहाँ पे जो इंक्रीज है वो कम है, और फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे इंक्रीज ज़्यादा है। सो इस वजह से आपको ये पैटर्न नज़र आ रहा है। यही पैटर्न बेसिकली इंक्लाइन क्रैकिंग का भी है। इसको दूसरे वर्ड्स में हम ऐसे भी रीड कर सकते हैं, मसलन यहाँ पे जो हमने फ्लेक्चर्स, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ऐसे रीड करूँ, इस लोकेशन तक तो चूंकि जीरो शेयर फोर्स है तो यहाँ तक तो एक कांस्टेंट लाइन आपको नजर आ रही है, ओवरलैपिंग नजर आ रही है लाइन आपको। लेकिन फॉर एग्जांपल जब मैं यहाँ पे टी फोर्स निकालता हूँ तो यहाँ पे टी फोर्स वो इससे प्रीवियस वाली जो लोकेशन है उसके बराबर हो जाती है, यानी इसलिए आपको ये स्टेप नजर आ रही है। यहाँ पे जितनी फोर्स थी वो फोर्स थोड़ी सी आगे जाके जो लोकेशन है, जो कि आपको फ्लेक्चरल डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको कहेगी कि यहाँ पे कम हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूशन। लाइन आपको दिखा रहे हैं ना कि ये मोमेंट जो कि कम हो गया तो ये टी फोर्स भी कम हो जाएगी। लेकिन ड्यू टू इंक्लाइन क्रैकिंग जो जो टी फोर्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है वो ही लाइन आपको थोड़ी सी आगे भी नजर आ रही है कि हमने कहा कि यही ट्रांसफर हो गई, यानी यही एग्जिस्ट करेगी थोड़े से आगे वाली लोकेशन के अंदर भी। इसी तरह से आप रीड कर सकते हैं कि हम इसको कहते हैं कि शिफ्ट ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, कि जो ऑर्डिनेट पहले इधर था वही ऑर्डिनेट अब हम नई डायग्राम इस तरह की बनाएंगे कि जिसमें ये वाला ऑर्डिनेट इस जगह पे शिफ्ट हो जाए। यानी अब ये हमारा यहाँ पे जो ऑर्डिनेट है वो प्रीवियस से आ गया, ठीक हो गया। इसी तरह से यहाँ वाला जो ऑर्डिनेट है जो हमने प्लॉट किया वो पीछे जो है जो लाइन आ रही थी उस वहां से आ गया, ये इस जिसको यहाँ पे हाईलाइट किया गया शिफ्ट इन मोमेंट डायग्राम। क्या मतलब, जो टी फोर्स ड्यू टू फ्लेक्चर में डिस्ट्रीब्यूशन के मुताबिक जो यहाँ पे ऑर्डिनेट था, अब असल में यही ऑर्डिनेट यहाँ पे आके शिफ्ट हो गया। यानी यहाँ पे जो टी फोर्स है वो हमारे पास फ्लेक्चर तो हमें कह रहा था कि इतना ही होगा, लेकिन ड्यू टू शियर जो टी फोर्स यहाँ प्रोड्यूस हो रही थी वो अब आपकी थोड़ा सा आगे वाली जो लोकेशन है वहां पे जाके वो उतनी ही फोर्स प्रोड्यूस हो रही है। यानी इसको हम दूसरे वर्ड्स में कहते हैं शिफ्ट इन मोमेंट डायग्राम। ये शिफ्ट इन मोमेंट डायग्राम, ये शिफ्ट इन टी फोर्स डायग्राम, ठीक है। सो यानी इसको दूसरे वर्ड्स में ऐसे कह सकते हैं कि यानी इसको इनकॉर्पोरेट करने का, यानी इसको इनकॉर्पोरेट करने का, इफेक्ट ऑफ शियर ऑन बार फोर्सेस को इनकॉर्पोरेट करने का दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपकी जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपकी ये बन गई है इसको आप शिफ्ट कर दें। किस तरह शिफ्ट कर दें, जो यहाँ पे मैक्सिमम है वो मैक्सिमम थोड़ा सा और आगे तक ले जाएं, ठीक है, यहाँ ले जाएं। और फिर इसी तरह यानी फॉर एग्जांपल यहाँ वाला जो ऑर्डिनेट इस डायग्राम में जो इधर है जो मॉडिफाइड डायग्राम है जिसमें इफेक्ट ऑफ शेयर भी इनकॉर्पोरेटेड हो, वो उसके अंदर ये वाला ऑर्डिनेट थोड़ा सा इधर जाके फॉर एग्जांपल जो अगर हम इतना शिफ्ट एज्यूम करते हैं, ये शिफ्ट भी बेसिकली
मैं इस वक्त क्वालिटेटिवली आपको कह रहा हूँ कितना शिफ्ट होगा, ये डिपेंड करता है इंक्लिनेशन ऑफ इंक्लाइंड क्रैक के ऊपर और कुछ और फैक्टर्स के ऊपर। सो अब ये यानी हमारी जो नई डायग्राम होगी उसमें ये वाला ऑर्डिनेट थोड़ा सा लेफ्ट वाली जो लोकेशन है वहां पे आ जाएगा, और उस जगह का ऑर्डिनेट उससे जो लेफ्ट वाली लोकेशन थी वहां से आ जाएगा। इस तरह से यानी शिफ्ट इन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम इसको कह सकते हैं। यानी सिंपल वर्ड्स में हम इसको ये कह सकते हैं कि इंक्लाइंड क्रैकिंग की वजह से वी हैव ultimately certain increase in the bar force, और वो increase अब कितनी होगी, that increase has been estimated to be 0.75 times VU, just a kind of estimate, ठीक है, reasonable value 0.75 VU। यानी अगर आप shear force diagram plot करते हैं और उसका जो 0.75 है वो यहाँ पे increase आएगा। अब चूंकि shear force diagram अगर आप उसका वो देखें तो वो अब एंड में भी इसका मतलब क्या हुआ, सिंपली सपोर्टेड बीम में आपको फ्लेक्चर तो कहता है, फ्लेक्चर थ्योरी तो आपको कहते हैं कि क्योंकि यहाँ पे जीरो मोमेंट है तो जीरो टी फोर्स, बट इंक्लाइंड क्रैकिंग की वजह से ड्यू टू शिफ्ट इन द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपकी जो वैल्यू यहाँ पे पहले जीरो थी वो अब जीरो नहीं रहेगी, बट यू हैव रादर यू हैव सम नॉन जीरो वैल्यू। असल में यहाँ पे नॉन जीरो वैल्यू आ गई 54 किप्स, ये कहाँ से आ गई 0.75 VU। यानी सिंपल जिस बंदे ने सिर्फ फ्लेक्चर थ्योरी पढ़ी हो उसको ये इफेक्ट पता ना हो, उसके नज़दीक ये होगा कि सिंपली सपोर्टेड बीम में यहाँ पे बार में कोई फोर्स नहीं होगी क्योंकि मोमेंट जीरो है। वो तो इस जगह से कैलकुलेट करेगा, मोमेंट जीरो हो गया तो वो टी भी जीरो हो गया। ऑफ कोर्स फ्लेक्चर की वजह से वहाँ पे टी फोर्स जीरो हो जाएगा, बट ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ shear forces there will be some shift in bending moment diagram। उस वजह से you will see that there is some non-zero tensile force in the longitudinal reinforcement which is due to the effect of shear forces and bars। यानी इस वजह से हम कहते हैं कि we need to अगर एक simply supported beam है उसके अंदर भी जब आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल बॉटम reinforcement आपने डिज़ाइन कर ली है तो बॉटम reinforcement को भी it is good practice to anchor this। क्यों, अब चूंकि इस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो आपको काइंड ऑफ मिस गाइड कर रहा था कि यहाँ पे जीरो टी फोर्स होगी, बट इन एक्चुअल देयर इज सम टी फोर्स व्हिच इज बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट व्हिच वी हैव डिस्कस्ड। इसका मतलब ये है कि हमें इवन सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर भी इट इज गुड प्रैक्टिस टू एंकर द बॉटम बार लाइक दिस विद द हेल्प ऑफ अ हुक और मे बी सम अदर मैकेनिकल एंकरेज। लेकिन उसको भी आप इस तरह से नॉर्मली हम नहीं छोड़ते जिस तरह से आपको ये नजर आए। इन डिसकंटिन्यूअस एंड को हम यहाँ पे स्ट्रेट इसलिए नहीं छोड़ रहे कि हमने इसको इसने टी फोर्स कैरी करनी है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.75 VU। अब जब बार ने जब फोर्स डेवलप करनी है तो इट नीड्स टू बी एंकर्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कैंटिलीवर की बात करें ना, जैसे हम पहले एक एग्जाम्पल हमने पिछली उसमें जिसमें एक वॉल थी और उसमें से एक बीम निकल रही थी कैंटिलीवर। तो अब कैंटिलीवर बीम में मतलब अगर ये सपोर्ट है, जैसे पहले हम डिस्कशन कर चुके हैं जिसमें टॉप बार जो है वो आपने डिज़ाइन की है क्योंकि हॉगिंग होगी, ऊपर टेंसाइल फोर्सेस होंगी। अब चूंकि इस बार ने यहाँ पे इसके अंदर फोर्सेस डेवलप करनी है, यू नीड टू एंकर इट, आई एम सॉरी, यू नीड टू एंकर इट बाय प्रोवाइडिंग दिस एक्स्ट्रा लेंथ इन विद इन दी वॉल अगर आपके पास अवेलेबल है। लेकिन अब अवेलेबल ना हो, जैसे अब सिंपली सपोर्टेड बीम में तो आप फर्दर एक्सटेंशन नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पे तो और कोई कुछ है ही नहीं, सिंपली सपोर्टेड है ना, मे बी जस्ट रेस्टिंग ऑन अ मैसनरी वॉल, सो यू कांट एक्सटेंड दिस बार आउट ऑफ द बीम। हाउ वुड यू देन इनकॉर्पोरेट दिस? यू विल हैव टू प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड हुक और एनी अदर मैकेनिकल एंकरेज, जिस तरह हेडेड बार हमने डिस्कस की थी। अब मैं आपके सामने इस सारे बैकग्राउंड को रखने के बाद ACI कोड हमें इस चीज़ को डिज़ाइन में कैसे इनकॉर्पोरेट करने, क्या गाइडलाइंस देता है, क्या प्रोविजंस है ACI कोड में, लेट्स क्विकली डिस्कस दैट। ACI कोड ये नहीं कहता कि आप इस तरह के मॉडिफाइड डायग्राम बनाएं जिस तरह से हमने ये स्टेप डायग्राम बना दिए, बिकॉज दिस वुड रिक्वायर यू टू यूज सम एडवांस मेथड लाइक ट्रस्ट मॉडल और एनी अदर मेथड। अब वो सिंप्लिसिटी के अगेंस्ट जाता है। सो व्हाट कोड ACI कोड what ACI कोड सेज इज कि आप इसी की बेस पे डिज़ाइन कर दें। ये जो आपका इलास्टिक, यानी इलास्टिक तो खैर मतलब जो आपके सिंपल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होती है, जैसे आपके सामने ये नज़र आ रही है ये वाली डायग्राम, इसकी बेस पे आप ACI कोड के आप डिज़ाइन कर दें, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी। अच्छा, इसकी बेस पे डिज़ाइन कर लेने के बाद what you need to do is
कि आपने फॉर एग्जांपल हम इस समझ एज्यूम करते हैं कि हम इस बीम को ना डिज़ाइन करने जा रहे हैं। सो इस हमारे सामने ये बेंडिंग डायग्राम पड़ी हुई है, लेट्स से यही इसका शेयर फोर्स इन्वेलप भी है, लेट्स एग्री। इसी के ऊपर हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं। नाउ मैक्सिमम मोमेंट हमारे पास इस रीजन से आएगा, हमारे पास एक गिवन मोमेंट है, हमने उस मोमेंट को लिया और फाइनली वी केम अप विद अ डिज़ाइन। ए एस की वैल्यू हमारे पास आ गई, हमने बारें भी चूज़ कर दी है। लेट्स से हमने, मैं थ्रो कर रहा हूँ जस्ट एक फिगर, लेट्स से 4 नंबर 8 बारें हमने चूज़ कर दी कि जी ये बारें डाल रहे हैं आप। अब ये बारें हमने किस बेस पे डिज़ाइन किए हैं, हमारा जो मैक्सिमम मोमेंट था उस लोकेशन यानी इस जगह जो मोमेंट था उसकी बेस पे हमने ये डिज़ाइन कर दिया। यानी इसका मतलब ये है कि वेरी स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये डिज़ाइन हमारा इस रीजन के लिए हो गया, ठीक, जहाँ पे कांस्टेंट मोमेंट है। ये टी फोर्स डायग्राम की बनी हुई है, लेकिन यही शेप क्योंकि बेंडिंग डायग्राम की भी होगी इसलिए मैं इसको ऐसे भी ले रहा हूँ जैसे कोई बेंडिंग डायग्राम बनी हो, ठीक है। बेंडिंग डायग्राम की शेप यही रहेगी, पैरेलल उसका ऑर्डिनेट्स ऑफ फोर्स बेंडिंग मोमेंट क्या होंगे, पैरेलल। अब ये जो रीइंफोर्समेंट है ये तो आपने इधर के लिए डिज़ाइन कर दिया, फाइन। अब हम उस रीइंफोर्समेंट को उसके बाद जो लोकेशन है, फॉर एग्जांपल ये वाली जो लोकेशन, यहाँ तो बेंडिंग मोमेंट कम है कंपेयर टू दिस लोकेशन। इसका मतलब क्या है कि अब मुझे कम बेंडिंग मोमेंट के लिए वी नीड स्मॉलर बेंडिंग मोमेंट के लिए वी नीड स्मॉलर AS डेफिनेटली, और इट मीन्स वी मे बी एट सम पॉइंट वी मे बी ओके विद 3 नंबर 8 बार्स, इस जो हमने पहले डिस्कशन कर ली है। सो ACI कोड हमें ये कह रहा है कि जहां आपने, जो हमने लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था ये वाला, जो आपने ये लोकेशन ऑफ फ्लेक्चुरल कट ऑफ पॉइंट, यानी जो थ्योरेटिकली फ्लेक्चुरल कट ऑफ पॉइंट बनता है आपका, जैसे हमने यहाँ पे डिटेल डिस्कशन की थी, जैसे हमारा ये C पॉइंट को हमने थ्योरेटिकल यानी फ्लेक्चुरल कट ऑफ पॉइंट हमने कहा था, इसको C पॉइंट वाज फ्लेक्चुरल कट ऑफ पॉइंट। ACI कोड हमें कहता है कि आपने C पॉइंट से बियॉन्ड उस रीइंफोर्समेंट को कंटिन्यू करना है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ D or 12 dB विच एवर इज ग्रेटर, यानी मिनिमम डिस्टेंस आपने फर्दर इसको एक्सटेंड करना है पास द फ्लेक्चुरल कट ऑफ पॉइंट, यानी इस C पॉइंट से फर्दर आपने उस रीइंफोर्समेंट को आगे लेके जाना है। यानी इससे सादा अल्फाज में मतलब इसका ये बन जाएगा, अगर मैं ये वापस इसी जगह पे आ जाऊं, कि आपने जो डिज़ाइन यहाँ के लिए किया उसी डिज़ाइन को आपने फर्दर लेके जाना है। इसी को आल्दो यहाँ पे मोमेंट कम हो गया है, लेकिन आपने इफेक्ट ऑफ शियर एंड बार फोर्सेस को माइंड में रखते हुए कि यहाँ पे चूंकि फोर्स बढ़ जाएगी ड्यू टू इंक्लाइंड क्रैकिंग कंपेयर टू दिस T वैल्यू फ्रॉम फ्लेक्चर, इसलिए जो डिजाइन आपने यहां कर लिया यू विल हैव टू एक्सटेंड दिस डिजाइन एटलीस्ट टू अ डिस्टेंस ऑफ 12 dB, 12 बार डायमीटर्स आर D इफेक्टिव डेप्थ, जो भी बड़ा हो। एक्सटेंशन कितनी देनी है मैं लिख लेता हूँ आपके सामने, आई एम नॉट श्योर कि लैपटॉप बंद होगा यानी लाइट भी नहीं है। इफेक्ट ऑफ सॉरी मैं सिंपली ये लिखता हूँ, ग्रेटर एक्सटेंशन आपने करनी है, एक्सटेंशन बियॉन्ड फ्लेक्चर थ्योरेटिकल जो यानी फ्लेक्चरल कट ऑफ पॉइंट जिसको हमने कहा था, कट ऑफ पॉइंट से बियॉन्ड हमने कितनी एक्सटेंशन करनी है, लार्जर ऑफ नंबर 1 D एंड 12 dB। ये किस वजह से, टू इनकॉर्पोरेट द इफेक्ट ऑफ फ्लेक्चर, इफेक्ट ऑफ शियर फोर्सेस, शियर एंड बार फोर्सेस, ठीक है जी। यानी आपने फॉर एग्जांपल कहा कि जी यहाँ पे आके मेरे पास जो मैंने 4 बारें डिजाइन की थी उनमें से 2 बारों को मैं काट सकता हूँ, फॉर एग्जांपल आपने चूज कर लिया, आपने कहा कि ये मेरा थ्योरेटिकल कट ऑफ पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे मेरी जो कैपेसिटी है Φmn जो मेरा है, इस पॉइंट पे जाके वो इक्वल हो जाता है, वो वैल्यू मेरे पास बेंडिंग, अगर ये बेंडिंग डायग्राम मान लें तो मतलब MU डायग्राम मान लें तो मेरा Φmn फॉर 2 बार्स वो इस MU के इक्वल हो जाता है, यानी इसकी जो Φmn का जो मेरा आंसर है वो MU डायग्राम में यहाँ पे आके पूरा हो जाता है। इसका मतलब ये कि मैं 2 बारें डाल दूंगा तो मेरी ये रीइंफोर्समेंट एनफ होगी टू टेक केयर ऑफ दिस MU। आप 2 बारों को यहाँ पे काटना चाह रहे थे, इस जगह पे आप 4 में से 2 को काटना चाह रहे थे। ACI कोड आपको ये कहता है कि जहां आप इसको काटना चाह रहे थे, जिसको हम कहते हैं जहां आप काटना चाह रहे थे, ये जो हमने इस बेस पे डिजाइन कट ऑफ पॉइंट चूज कर लिया, Φmn कैलकुलेट कर लिया 2 बारों का, और डायग्राम MU डायग्राम में देख लिया कि वो वैल्यू कहाँ पे आ रही है, लेट्स से यहाँ पे आ रही थी। इसी पॉइंट को हमने कहा था फ्लेक्चरल कट ऑफ पॉइंट,
इस फ्लैगेलेट कट ऑफ पॉइंट से आपने मिनिमम इसको फ्लैगेलेट कट ऑफ पॉइंट के ऊपर आपने नहीं काटना, आपने फर्दर कितने चले जाना है, लार्जर ऑफ डी एंड 12 dB, इनमें से जो बड़ी वैल्यू उतना आपने आगे ले जाना। आप बार यहाँ पे काटने चाह रहे थे, यहाँ पे नहीं काटेंगे, फर्दर आप एक्सटेंशन देंगे लार्जर ऑफ डी एंड 12 dB, इससे आपका ये वाला इफेक्ट इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। दिस इज हाउ ACI takes care of effect of shear forces, effect of shear and bar forces। ये एप्लीकेशन हम आगे जाके सारी, अभी मैं सारे पार्ट्स में डिस्कस कर रहा हूँ इन सारे इफेक्ट्स को। अगर आप इस लिस्ट को देखें सारे फैक्टर्स को, इन जो हमने डिस्कस किए थे, इन सारों को मैं अभी पार्ट्स में डिस्कस कर रहा हूँ। जब मैं पार्ट्स में डिस्कस कर लूँगा, देन आई विल combine them and I'll show you how we apply all of them in a practical example, in a practical situation. So thank you very much for this video.